हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला कहानी का भाग 3 और 4 पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। जैसा कि हमने भाग 1 और 2 में पढ़ा कि किसी मोहल्ले में एक खिलौने वाला बहुत ही मधुर आवाज़ में गाता हुआ सस्ते दामों में खिलौने बेचता है। उसकी आवाज़ सुनकर बड़े और बच्चे मुग्ध हो जाते हैं। विजय बाबू की पत्नी रोहिणी को आश्चर्य होता है कि कैसे यह इतना सस्ता खिलौना बेचता है। कुछ महीनों बाद एक मुरली वाला उसी मोहल्ले में मुरलियाँ बेचने आता है और रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी मुरलियाँ खरीदते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो कहानी का भाग 3 शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई मुरली वाले के बारे में सोचती है। शायद उसको मुरली वाले की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है और वह सोचती है कि क्या यह इस मोहल्ले में पहले कभी नहीं आया। यह भला आदमी जान पड़ता है। शायद ज़रूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी जिसलिए वह घूम घूम के इतने सस्ते दामों में मुरलियाँ बेचता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो जब मुरली वाला किसी दूसरी गली में चला जाता है तो उसकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर। तो उसकी यह क्षीण आवाज़ दूर से सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति हो गई। तो रोहिणी को कुछ दिनों तक उस मुरली वाले का मीठा स्वर याद आता है और उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी स्नेह भरी बातें याद आती हैं। कुछ महीने बाद धीरे धीरे जो मुरली वाले की याद है, स्मृति है, वो कमज़ोर हो जाती है और रोहिणी भूल जाती है। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो 8 महीने बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी अपने छत पे जाके अपने लंबे लंबे बालों को, यानी उसके बाल घुटनों तक लंबे हैं, वह अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। तभी उसे बाहर से गली में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। इस समय मिठाई वाले का जो आवाज़ है वो रोहिणी को बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। वह पहचान जाती है उसकी आवाज़। वह तुरंत नीचे आती है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं?
कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो रोहिणी छत से नीचे उतर कर आती है और उसके घर में एक वृद्धा दादी है उनको वो बोलती है कि मिठाई वाले को जरा बुला के कमरे में ठहराओ, और मैं उधर कैसे जाऊं, शायद कोई आ जाएगा, मैं पर्दे के ओट में ही बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी मिठाई वाले को अंदर बुलाती है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी के बुलाने पे मिठाई वाला दादी के निकट आता है और बोलता है कि दादी कितनी मिठाइयाँ दूँ, और मिठाइयों के बारे में बताने लगता है कि खट्टी मीठी मिठाइयाँ हैं और उनके आकार के बारे में, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, यानी कि वह मिठाइयों के गुणों के बारे में और उनके आकार प्रकार के बारे में बताने लगता है और कहता है कि 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ मिलेंगी। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे दे। दादी को 16 मिठाइयाँ बहुत ही कम लगती हैं। वो उससे सौदा करती हैं कि 1 पैसे में कितने दो, 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो दादी जब बोलती है मिठाई वाले को कि 1 पैसे में 25 दो, तो वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं दादी, मैं 1 पैसे में 25 नहीं दे सकूँगा। तो रोहिणी दादी को बोलती है कि नहीं दादी, ये काफ़ी सस्ता है और 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। तो दादी मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो 25 नहीं दो, कम से कम 20 तो दे दो। और इस तरह से दादी मुस्कुरा उठती है। पोपले मुंह का अर्थ होता है जिस मुंह में दांत नहीं होता है, यानी बूढ़े लोगों के दांत टूट जाते हैं तो गाल वाल धंस जाता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी उस मिठाई वाले के बारे में जानना चाहती है और उससे पूछती है कि कहाँ के हो तुम? यहाँ के रहने वाले तो तुम लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ हिस्से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। तो रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाला बताता है कि वह इससे भी पहले यहाँ आ चुका है और क्या बेचने आया है, वह मुरलियाँ और खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। तो इतना सब जानने के बाद रोहिणी और बेचैन हो उठती है और
उस मिठाई वाले के बारे में और भी कुछ जानना होता है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूँगी। जब मिठाई वाला कहता है कि उन बातों की मैं चर्चा फिर क्यों करूं, व्यर्थ में उन बातों की क्यों चर्चा करूं, जिसे सुनकर दूसरों को दुख ही होगा। लेकिन रोहिणी कहती है कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपसे और मिठाइयाँ ले लूँगी, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। तो रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाला बहुत ही गंभीर होकर बताता है कि वह एक शहर का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था और उसके पास घर था, उसका अपना व्यवसाय था, गाड़ी थे, घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ था। उसका एक परिवार था, उसकी एक पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। यानी उसका जो संसार था वह सब सुखों से भरा हुआ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी बाहर उसका धन दौलत से भरा हुआ था और अंदर उसका पारिवारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो खिलौने, मिठाई वाला क्या कहता है कि उसकी स्त्री भी बहुत सुंदर थी, उसकी प्राण थी यानी उसकी जान थी, और बच्चे भी सोने के सजीव खिलौने की भांति थे और दिन भर घर में कोलाहल मचाए रहते। समय की गति, विधाता की लीला। मिठाई वाला कहता है कि समय की गति और विधाता की, भगवान की लीला अब कोई नहीं है, अब उसके परिवार में कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। तो मिठाई वाला बताता है कि अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा है और वह इस तरह घूम घूम कर अपना जीवन बिताता है और दूसरों की खुशियों में अपना सुख ढूंढता है। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो शायद वह भी मर जाता। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। तो मिठाई वाला कहता है कि उसे इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अपने बच्चे भी उछल कूद कर खेल रहे हैं।
पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो वह बताता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, आप लोगों की दया से बहुत है, लेकिन जो नहीं है वह इस तरह बच्चों के बीच घूम घूम कर खिलौने बेचकर वह पा लेता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी उसकी बात, उसकी कहानी को सुनकर वह बिल्कुल भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो मिठाई वाला चुन्नू और मुन्नू को 2 पुड़ियों में मिठाई भर के दे देता है और उसके पैसे नहीं लेता। दादी के बार बार कहने पर भी वह बिना पैसे लिए चला जाता है और फिर उसी अपने मधुर आवाज़ में गाता हुआ निकल जाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।